कि अपने इन्वेंट्री को उन्होंने रिवैल्यूट करा लिया है। लैंड को, लैंड उसका इन्वेंट्री है, रियल एस्टेट है, लैंड उसका इन्वेंट्री है, उसको रिवैल्यूट करा लिया 100 करोड़ पे। तो अब ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा बैलेंस शीट में, और इसको किस तरह से ऑडिटर को कैसे इसको डील करना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेड्यूल 3 में एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर में है। शेड्यूल 3 में एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में पैरा 6 वाई में दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों को 14 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस 14 पॉइंट्स पे डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग आज इसी सब 14 पॉइंट को वन बाय वन करके हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस पॉइंट में क्या है, किस तरह से देना है, क्या फॉर्मेट है, क्या डिस्क्लोजर है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जैसे मान लीजिए 14 पॉइंट तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये सभी कंपनियों के लिए हो सकता है एप्लीकेबल ना हो। किसी में कोई पॉइंट एप्लीकेबल होता है, किसी में कोई पॉइंट एप्लीकेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करना चाहिए। सब यदि कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तभी भी उसके बारे में लिखना चाहिए कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, या ओनली जो एप्लीकेबल पॉइंट है उसी को देना चाहिए, बाकी को इग्नोर कर देना चाहिए। आप लोग के व्यू में क्या होना चाहिए बताइए। एनीवन, कि ये जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सभी 14 पॉइंट पे चाहे एप्लीकेबल हो या ना हो लिखना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल करते हुए, कि ओनली जो एप्लीकेबल पॉइंट्स है उसी के बारे में लिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बाकी को इग्नोर कर देना चाहिए। ओनली एप्लीकेबल जो पॉइंट्स होगा उसी पे होना चाहिए। इसमें देखिए ये एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है, इट इज ए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए इसमें सभी 14 पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा, भले एप्लीकेबल हो या ना हो। ये सभी 14 पॉइंट का प्रॉपर डिस्क्लोजर यदि एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से फॉर्मेट में देना होगा। यदि एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू दिस दिस रीजन, या ऐसा कोई टेक्शन नहीं हुआ है। जो भी आप लिखना चाहते हैं नॉट एप्लीकेबल होने के लिए, वो आपको वहां पे देना होगा। लेकिन आपको कमेंट 14 के 14 पॉइंट पे पूरा करना है इसमें। हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो उसका था, टाइटल डीड ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो इसमें हो सकता है कंपनी के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उस ई मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर ना हो। यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें इस तरह से दिया गया है कि इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे द कंपनी शेल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ऑल द ई मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर कंपनी इज द लीजी एंड द लीज एग्रीमेंट आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लीजी, whose title deeds are not held in the name of the company in the format given below, and where such immovable property is jointly held with others, details are required to be given to the extent of the company's share। तो यहाँ पे पहले सवाल ये आता है कि कंपनी के नाम से टाइटल डीड ना हो, ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है। किस किस क्या क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जबकि टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। कुछ सिचुएशन के बारे में आप लोग बताइए। एनी सिचुएशन जिसका जो आप लोगों को लगता हो कि इस सिचुएशन में टाइटल डीड कंपनी के नाम से नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है उसका कन्वर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। तो ऐसी स्थिति में वो टाइटल डीड हो सकता है कंपनी के नाम से न हो उस समय तक, जब तक कि आपका बैलेंस शीट का डेट आ गया हो। मान लीजिए कोई अमेलगमेशन हुआ हो, कोई मर्जर हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी ईमेल प्रॉपर्टी का इन द नेम ऑफ द कंपनी नहीं मिलेगा, जब तक कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड ट्रांसफर होने का पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे, इस तरह के सिचुएशन पे यहाँ पे डिस्क्लोजर आ जाएगा कि टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, क्यों नहीं है, और यदि जॉइंटली है तो उसका शेयर कितना है कंपनी का। जैसे कि ये फॉर्मेट, इस तरह का फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट में है कि रेलेवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, जैसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जैसा लाइन आइटम है बैलेंस शीट के, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पीपीई, रिटायर्ड फ्रॉम आर्काइव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल एंड अदर्स है। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या होगा वो देना होगा, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ, यदि कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पर है वो, whether the title deed holder is a promoter, director, relative, or promoter, director, employee,
और यदि जो टाइटल होल्डर है, जो कंपनी के नाम पे टाइटल नहीं है, और टाइटल होल्डर जो है यदि रिलेटेड पार्टी है, यदि डायरेक्टर है, प्रमोटर है कंपनी का, तो फिर उसका नाम देना पड़ेगा कि कौन है वो। प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, किस डेट से प्रॉपर्टी का टाइटल डीड उस किसी दूसरे के पास में, वो डेट देना होगा। रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है टाइटल डीड, उसका एक रीजन भी यहाँ देना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा इसका एक टेबल है, इस टेबल को पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यदि टाइटल डीड इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, हम लोग एक केस स्टडी करते हैं इसमें, कि आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। As on 31st March 2022, it has unsold immovable property, atom flats and apartments. The title deeds with respect to the above are in the custody of bank. बैंक के कस्टडी में मॉर्गेज रखा गया है। How should the above be reflected in the financial statement of RST Private Limited for financial year 21-22 under the additional regulatory information? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? एनीवन? तो सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट डेवलपर है, तो इसका अनसोल्ड प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका करंट एसेट्स है, इसका स्टॉक इन ट्रेड है, ये इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए इसका कोई डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है रियल एस्टेट डेवलपर है, और इसका अनसोल्ड फ्लैट्स है जो है वो इनका स्टॉक इन ट्रेड है, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जो कि वो एज ए बिजनेस के रूप में उसको यूज करेंगे बेच करके। इसका जैसे प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, एक तो कंपनी का प्रेजेंटेशन जो है उसका मैंने यहाँ कॉपी आपको करके दिखाया है, इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में फ्री होल्ड लैंड है, इसमें प्रीवियस ईयर का भी देना है, करंट ईयर का फिगर भी देना होता है। प्रॉपर्टी हेल्ड और डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, टाइटल डीड आर नॉट अवेलेबल विद द कंपनी। यहाँ पे रीजन दिया गया है कि टाइटल डीड जो है इसका कंपनी के पास नहीं है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं है वेदर इट इज इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट। यदि मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं और टाइटल डीड आपको नहीं दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कमेंट आएगा वहाँ पे। फिर है कुछ रीजन यहाँ और दिया हुआ, फॉर सर्टन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड थ्रू अमेलगमेशन मर्जर द नेम चेंज इज इन द नेम ऑफ द कंपनी इज पेंडिंग। अमेलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ है, तो नेम चेंज अभी पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में उसका रिपोर्टिंग यहाँ आ जाएगा, बिकॉज टाइटल डीड इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी हो जाएगा यहाँ पे, तो उसका रीजन यही हो जाएगा। Sir, are you sharing screen? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? नहीं 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 यार। उसको फिर से हम शुरू करते हैं फिर। अब आ रहा है? Not yet sir, not yet. नहीं सर। नहीं आ रहा है, ठीक है, हम फिर से पूरा बंद करके करते हैं। अभी दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, जी सर, दिख रहा है। या फिर पॉज हो गया है क्या? Particular presentation is not opening. Yes sir, visible now. अब विजिबल है ना? यस सर, यस सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। हाँ, वही कर रहे हैं। नाउ इट इज ओके। यस सर, बट अब if you ठीक है can ना? make it bigger. अब ठीक है, ये स्क्रीन शेयरिंग यस सर, आ रहा है ना? विजिबल विजिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इस स्लाइड्स पे थे, इमोल प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन का ये फॉर्मेट, ये सब आप लोग ये देख पाए थे क्या इसको, ये फॉर्मेट? Now only we are seeing. अब ये फॉर्मेट नजर आ रहा है ना? Yes. हाँ, तो देखिए इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें रेलेवेंट लाइन आइटम रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नाम से है, वेदर द टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव और प्रमोटर डायरेक्टर और एम्प्लॉई ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर है, तो ऐसा फिर उसका नाम देना है। एंड प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस डेट, किस कब से है, और रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो यदि कंपनी का नाम से नहीं है तो उसका रीजन क्या कारण से नहीं है वो यहाँ पे देना है। इस तरह पर से टेबुलेट करके हम लोगों को प्रेजेंट करना है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यदि टाइटल डीड इन द नेम ऑफ द कंपनी नहीं है तो। नेक्स्ट हम लोग जो केस स्टडी की बात कर रहे थे वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक प्रेजेंटेशन है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। तो उसका इस तरह से कॉलम बना करके, द टाइटल डीड ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज द लीजी एंड द लीज एग्रीमेंट आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लीजी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। जिसका टाइटल डीड कंपनी के नाम से नहीं है, बस उसी का ही हम लोगों को इस तरह से टेबुलर प्रेजेंटेशन देना है, और उसमें ये सिर्फ कॉलम को लिखते हुए और उसका रीजन यहाँ देना है। जैसे टाइटल लीड कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो वो रीजन दे दिए। एक दे दिया अमेलगमेशन मर्जर वाला केस है, तो वो रीजन दे दिए हैं। तो इस तरह से इसको टेबुलेट करना है, यदि टाइटल डीड इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। फिर जैसे मान लीजिए और भी रीजंस है इसमें, कन्वेंस डीड इज पेंडिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अपील इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ द कलकत्ता, कन्वेंस डीड इज पेंडिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अपील पेंडिंग है। इस तरह से देयर में भी सो मेनी रीजंस कि कंपनी का इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है और टाइटल डीड जो है उसका कंपनी के नाम पर ना हो। तो उसी का में ये लिस्ट को देते हुए उसका प्रॉपर रीजनिंग दे देना है। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें 6 पैराग्राफ का नंबर 2 है, वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इसमें है कि जो कंपनी ने यदि अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड कंपनी ने जो रिवैल्यूएशन कराया है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है कि नहीं कराया है, प्रॉपर्टी प्लान एंड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन करवाया है कि नहीं, और वेदर इट इज फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे देना है आप लोगों को। वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल्स 2017 और नॉट। यदि कंपनी ने अपना पीपीई को रिवैल्यूड कराया है तो ऐसी स्थिति में उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर है ये। उसमें मान लीजिए एक तो केस स्टडी हम लोग लेते हैं कि आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2022 it has revalued the inventory of land by rupees 100 crores and the office building by rupees 25 crores. The revaluation was carried out by Mr. X, who is the recognized by CBDT under the Income Tax Act and Wealth Tax Act. How should the above be reflected in the financial statement of RST Private Limited under the additional regulatory information? तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि यदि कंपनी ने अपना पीपीयू को रेवल्यूट करवाया है तो ऐसे स्थिति में वो रिवैल्यूएशन एज पर द कंपनी जेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बारे में वहाँ बताना है। तो अब इस केस स्टडी में बताइए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडर एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। एनीवन? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? What is the meaning of registered value? Whether it has to be accepted under income tax or it has to be qualified in valuation rules. यहाँ पर 2 पॉइंट है। आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, तो एंड लैंड जो है उसका इन्वेंट्री है, तो लैंड का वैल्यूएशन तो यहाँ लागू होगा नहीं। दिस वैल्यूएशन इज रूल इज रिलेटेड टू पीपीई ओनली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ऑफिस बिल्डिंग को रिवैल्यूड किया गया 25 करोड़ रुपए, लेकिन वो किसके द्वारा किया गया? द रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट बाय मिस्टर एक्स, हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीडीटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसी स्थिति में रिवैल्यूएशन जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं कराया गया। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर हो जाएगा कि ऑफिस बिल्डिंग को रिवैल्यूड कराया गया है, परंतु वो रजिस्टर्ड वैल्यू एज पर द कंपनीज एक्ट जो होता है उससे नहीं कराया गया है। तो ये डिस्क्लोजर यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में। और Okay. जो इन्वेंट्री का इन्होंने वैल्यूएशन कराया है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ तो नहीं आएगा, परंतु इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे आएगा। वो कहाँ आएगा, कोई बताना चाहेंगे? कि अपने इन्वेंट्री को उन्होंने रिवैल्यूट करा लिया है, लैंड को, लैंड उसका इन्वेंट्री है, रियल एस्टेट है, लैंड उसका इन्वेंट्री है, उसको रिवैल्यूट करा लिया 100 करोड़ पे। तो अब ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा बैलेंस शीट में, और इसको किस तरह से ऑडिटर को कैसे इसको डील करना चाहिए?
देखिए यहाँ पे AS2 है, AS2 पिक्चर में आ जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर के है। तो उसमें है कि इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, एनआरबी विचेवर इज लोअर, कॉस्ट एंड एनआरबी विचेवर इज लोअर, उस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे वो मेथड से नहीं करके इन्होंने क्या किया है कि सीबीडीटी का जो वैल्यूअर है उससे रिवैल्यूट करा लिया है। तो ये क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट एज पर द AS2। ये क्वालिफिकेशन मेन ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा, इसका इम्पैक्ट वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ऑलवेज AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर उसी पे करना होता है। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर है उसका। अब नेक्स्ट एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में देना पड़ता है लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी। अब यहाँ संजय पे, सर, हाँ हाँ। संजय सर प्रवीण बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए प्रवीण जी। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई आपका, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी बुक्स में लैंड है और बिल्डिंग है। ठीक है। तो इज इट नेसेसरी टू रिवैल्यू दोज एसेट्स? नहीं नहीं, नेसेसरी नहीं है ये, लेकिन कंपनी यदि रिवैल्यू कराती है हम्म। तब ऐसी स्थिति में उसके बारे में डिस्क्लोजर देना है, वेदर द क्यों- रिवैल्यूएशन इज बीन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट। क्योंकि क्या है, जैसे लैंड की वैल्यू आज की डेट में करोड़ों में है, लेकिन बुक्स में वो 4-5 लाख की है, क्योंकि 20-25 साल पहले हाँ, परचेज की थी, तो पोस्टिंग पर दिखा रहे हैं आप उसको। रिवैल्यूएशन आप करा सकते हैं, हम्म। लेकिन जब रिवैल्यू कराइएगा तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर द कंपनीज एक्ट उसी से कराना है। लेट्स सपोज वी डोंट रिवैल्यू दोज एसेट्स, तो उसका तब कुछ उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा। अब यहाँ लिखना पड़ता है कि कंपनी हैज नॉट रिवैल्यूड दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, तो उसका कहीं डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है इसमें? फिर से बताइए। उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है एज उसके कंपेयर टू उससे द। नहीं, उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं है मार्केट वैल्यू को लेके। ओके, मतलब जो कॉस्ट है उस पर वो चलती रहे लैंड, उसका हाँ हाँ। कोई उसका देखिए कोई इशू दो नहीं। है ना, लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट और लैंड लैंड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। जैसे यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर है तो इसके लिए लैंड एज ए स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है, एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हम्म। यदि वो इन्वेस्टमेंट PPE का पार्ट है तो वहाँ हम्म। अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। यदि हम्म। ये इन्वेंट्री का पार्ट है तो वहाँ तो कॉस्ट और एनआरवी बीच भी लोअर में आपको वैल्यू करना ही होगा। हम्म। कोई ऑप्शन हम्म। नहीं है आपके पास में। इन्वेंट्री में तो कोई इट्स ओके। ऑप्शन नहीं है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर वही हम्म। वैल्यूएशन आएगा। बट हम्म। यदि आपका PPE का पार्ट है तो उसको रिवैल्यूएशन आपका आप करवा सकते हैं। ऐसे भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो देखा जाता है उसके लिए एक बार 3 साल में एसेट्स को रिवैल्यूएशन कराने का नियम भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वेदर देयर इज एनी इम्पेयरमेंट इन द एसेट्स और नॉट। तो वो इम्पेयरमेंट वो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से फिर वो चलता है वो इम्पेयरमेंट पे। इम्पेयरमेंट तो नहीं है, अगर लैंड की केस में इम्पेयरमेंट तो आई डोंट थिंक होगा नहीं। होगी। हाँ हाँ। और बिल्डिंग हो है भी तो सकता है, बिल्डिंग, बहुत सा फैक्टर्स है वो तो उस हिसाब से देखना होगा उसको। बिल्डिंग की वैल्यू है वो भी कॉस्टिंग पर है, तो उसको भी एसेट्स को रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं हाँ, रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाएं कोई इसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं, करवाते हैं तब डिस्क्लोजर है। है। ओके ओके, ठीक है, थैंक ओके। नाउ नेक्स्ट एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में देना पड़ता है लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी। जैसे लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी में हम लोगों को देना है कि फॉलोइंग डिस्क्लोजर विल बी मेड वेयर लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आर ग्रांटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर्स KMPs एंड द रिलेटेड पार्टीज as defined under the Companies Act 2013 either severally or jointly with any other person that are repayable on demand and without specifying any terms or period of the repayment। तो इसमें दिया हुआ है वैसे लोन्स एंड एडवांसेस को देना है जिसका डिटेल यहाँ पे डिस्क्लोज करना है आपको, जो कि डायरेक्टर्स को KMP को रिलेटेड पार्टी को दिया गया है, और जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है, और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और द पीरियड ऑफ रिपेमेंट उसमें कुछ नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है। तब उसका ये प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको इस टेबल के फॉर्म में देना है, जो टेबल यहाँ नजर आ रहा है। ये टाइप ऑफ बोरोवर कौन है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, KMP है, रिलेटेड पार्टी है, अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग क्या है, और परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन क्या है, ये देना पड़ता है। तो इस तरह से तो ये डिस्क्लोजर पूरा देने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी हम लोग देखेंगे वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से यहाँ पे देखना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलेटेड पार्टी का अलग डेफिनेशन है, लेकिन कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ जो डिस्क्लोजर होगा उसमें रिलेटेड पार्टी एज पर द कंपनीज एक्ट देखते हुए डिस्क्लोजर देना है यहाँ पे, कि लोन्स एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किए गए रिलेटेड पार्टी है उसको है कि नहीं। यदि उसको है तो उसमें यदि रिपेबल ऑन डिमांड है या विदाउट स्पेसिफाइंग इन टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट है तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है।
सर यहाँ भी मेरा एक ये क्वेश्चन है। हाँ इसमें जैसे एक डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी हाँ है, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब उसको सैलरी आती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में है कि उसको सैलरी एडवांस में दी जा सकती है। हम्म। तो जो सैलरी एडवांस में अगर दी गई है तो उसका भी डिस्क्लोजर इसमें देखिए होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन्स एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। ओके। इन द नेचर ऑफ लोन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो सैलरी एडवांस अलग चीज हो गया। फॉलोइंग डिस्क्लोजर विल मेड वेयर लोन्स एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन और हम्म। गारंटेड टू द प्रमोटर्स। उसका नेचर लोन होना चाहिए, जो रिपेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिपेमेंट होना चाहिए, तभी उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा। इन केस उसको लोन दिया जाता है जो वो कि रिपेबल ऑन एडजस्टेबल इन, डिमांड यदि नहीं है, उसका तो सैलरी में एडजस्ट होना है, तो उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा यहाँ पे। लोन दिया है वो आगे सैलरी में एडजस्टेबल है तो उसका तो डिस्क्लोजर उसका नहीं आएगा। डिस्क्लोजर नहीं आएगा। देखिए कंडीशन लिखा हुआ है दो यहाँ पे, either it should be repayable on demand हम्म। विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ द रिपेमेंट। यदि ऐसा है तभी डिस्क्लोजर आएगा। ओके। केस स्टडी करेंगे सर तो एक और क्लियर क्वेश्चन, हो जाएगा। एक चीज मेरा कहना है, हाँ लोन हाँ। और एडवांसेस का बेसिक डिफरेंसेस क्या हम जैसे सपोज कि डायरेक्टर को लोन। आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं जैसे डायरेक्टर को लोन दी, ठीक है, हाँ और कंपनी ये बोल सकती है कि नहीं डायरेक्टर को हम सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस दिए हैं लोन, पर जब हाँ। मान लीजिए पूछा गया तो उनका कहना है कि नहीं हम सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस, लोन और एडवांस को उसमें हम कंपनी की पॉलिसी होती डिफरेंसेस। है, एडवांस को लेकर हम्म। पॉलिसी होती है ना, कि आपको 6 महीने का सैलरी एडवांस देंगे कि 1 साल का सैलरी एडवांस देंगे, जो कि 1 साल तक एडजस्ट होगा। और मान लीजिए कि अगर ये हाउस हाउस बिल्डिंग लोन की तरह अगर दिया गया, डायरेक्टर कोई घर बनाना चाह जो रहा है। नेचर ऑफ लोन दिया गया है, जो कि जिसका हाँ पैसा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए मैं ही डायरेक्टर हूँ और हाँ मुझे घर बनाना है, मैंने हाँ कंपनी को कहा कि मुझे घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, मेरे सैलरी से आप एडजस्ट करें। ठीक है। तो अब कंपनी उसको या तो लोन देगी या एडवांस देगी। तो हाँ, मैं उसको क्या एज अ लोन ट्रीट करूंगा, या कंपनी उसको क्या ट्रीट कर सकती है, एडवांस ट्रीट करेगी if it या is लोन? adjustable with the salary, if it is हम्म। adjustable with the हम्म। salary, तब तो वो एडवांस ट्रीट होगा, फिर लोन ट्रीट नहीं होगा। बट यदि वो रिपेबल है, हम्म। उसको वापस कंपनी लेगी, तब वो लोन में ट्रीट होगा। और उसमें डिस्क्लोजर तभी आएगा जब वो रिपेबल ऑन डिमांड हो, या एंड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट हो, तभी वो डिस्क्लोजर आएगा, नहीं तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे केस स्टडी सर करेंगे तो क्लियर हो बेसिक जाएगा। डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस सर लोन और एडवांस में क्या होगा? मतलब हम लोग एक केस स्टडी डेफिनेशन का। करते हैं, उसमें आपको, अच्छा हम अच्छा। मुझे लगता है आपका क्लियर हो जाएगा मैटर, फिर हम लोग डिस्कस ठीक है। करेंगे। जैसे RST प्राइवेट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग सम्स टू द वेरियस पार्टीज। मिस्टर आर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, ₹10 लाख, जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है इसका। फिर मिस्टर एक्स CFO ऑफ द कंपनी है, उसको ₹5 लाख दिया गया अगेंस्ट सैलरी ऑन मंथली बेसिस। मतलब सैलरी के से एडजस्ट होने के लिए ₹5 लाख एडवांस दिया गया है, दैट विल बी मंथली सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा। फिर मिसेस आर, ₹2 लाख, नो रिपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्पेसिफाइड। मिसेस आर मतलब MD की वाइफ हो गई। फिर एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड, होली ओन सब्सिडेरी है, कंपनी ऑफ RST प्राइवेट लिमिटेड, उसको 20 लाख दिया गया है, एंड द नो रिपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्पेसिफाइड। देन मिस्टर एस, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है, उनको ₹3 लाख दिया गया है, जिसमें 50% तो रिपेबल ऑन डिमांड है, एंड 50% टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी ऑन मंथली बेसिस। इसके दो पार्ट है 3 लाख के, 50% तो ऐसा है जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है, और 50% एडवांस ऐसा है जो कि सैलरी से एडजस्ट होगा। इस तरह से दिया गया है। फिर एक मिसेस एस, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस की वाइफ हो गई, ₹2 लाख जॉइंटली विथ मिस्टर एस, हाउएवर इट्स रिपेबल ऑन डिमांड, whereby मिस्टर एस हैज सेकेंडरी ऑब्लिगेशन। मिस्टर एस का यहाँ सेकेंडरी ऑब्लिगेशन है रिपेमेंट में। तो अब इसको किस तरह से एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के तहत लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी में डिस्क्लोजर आएगा इसका, तो किस तरह से देना चाहिए आप लोग सोचिए इसको जरा, फिर हम लोग इसका आंसर में आएंगे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेबल ऑन डिमांड एंड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट। तो यहाँ पे एक टर्म्स और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेड पार्टी को, रिलेटेड पार्टी एज पर द कंपनीज एक्ट, यहाँ कंपनीज एक्ट में जो रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया गया, उसके आधार पे हम लोगों को करना है, इसको करना है।
पहला पॉइंट था कि मिस्टर आर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, 10 लाख रुपया उसको रिपेबल ऑन डिमांड है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है प्रमोटर के कैटेगरी में आता है। हम लोग प्रमोटर का डेफिनेशन भी लास्ट टाइम पढ़े थे कि क्या होता है, तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया गया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर होता है। तो उसका उसको जो एडवांस दिया गया वो 10 लाख रुपया यहाँ आ गया प्रमोटर के कैटेगरी में। इसमें दो पार्ट है, एक रिपेबल ऑन डिमांड, एक विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्लोजर जो देना है, दो पार्ट में देना है। जो रिपेबल ऑन डिमांड है उसके लिए डिस्क्लोजर है, और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट है उसके लिए एक डिस्क्लोजर है। तो आप देखिए यहाँ पे रिपेबल ऑन डिमांड है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट था मिस्टर आर, 10 लाख रिपेबल ऑन डिमांड है, तो वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर मिस्टर एक्स CFO जो कि 5 लाख रुपये एडजस्टेड इन सैलरी ऑन मंथली बेसिस, तो 5 लाख उसको सैलरी एडवांस दिया गया है। तो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लोन है, ये इसका सैलरी से एडजस्ट होगा, इसलिए यहाँ कहीं भी उसका डिस्क्लोजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है मिसेस आर, ₹2 लाख, नो रिपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्पेसिफाइड। तो वो रिलेटेड पार्टी हो गई एज पर कंपनीज एक्ट जो है। मिसेस आर जो है चूंकि MD की वाइफ है, तो सी इज द रिलेटेड पार्टी। और विदाउट उसमें लिखा हुआ है कि नो रिपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्पेसिफाइड। तो वो यहाँ पे 2 लाख रुपये आप देखिए रिलेटेड पार्टी में बी वाले पार्ट में 2 लाख रुपये मिसेस आर का आ गया है, क्योंकि वो विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिपेमेंट है और रिलेटेड पार्टी में आती है। उसके बाद एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडेरी है, 20 लाख रुपया उसको दिया गया और नो रिपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे भी देखिए वो होली ओन सब्सिडेरी जो है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आती है कंपनी के, तो वो भी यहाँ पे 20 लाख रुपया विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट के कैटेगरी में आ गया वो। फिर मिस्टर एस जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है, 3 लाख दिया गया, इसमें 50% सैलरी में एडजस्ट होना है, 50% रिपेबल ऑन डिमांड है। तो 1.5 लाख रुपया यहाँ पे डायरेक्टर का लोन आ गया, 1.5 लाख रुपया रिपेबल ऑन डिमांड वाले केस में। उसके बाद फिर आप देखिए मिसेस एस, ₹2 लाख jointly with Mr. S. However, it's repayable on demand whereby Mr. S has the secondary obligation. तो मिसेस एस का जो है ये रिलेटेड पार्टी हो गई है, रिपेबल ऑन डिमांड है, तो ये आपका ऊपर में यहाँ पे आ गया रिलेटेड पार्टी में 2 लाख रुपए का। तो इस तरह से आपका टोटल हो गया 13.5 लाख फर्स्ट कैटेगरी में एंड 22 लाख सेकंड कैटेगरी में, टोटल 33.5 लाख। तो इसी हिसाब से 33.5 लाख का परसेंटेज निकाल दिया गया कि किसका कितना परसेंट दिया गया है। तो इस तरह से ये डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से हर कंपनी को अपना देना है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में है, वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है यदि प्रोग्रेस है, यदि या टेम्परेली सस्पेंडेड है, तो उसका एक एजिंग देना है यहाँ पर। जिस तरह से हम लोग ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग कर रहे थे, उसी तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी एजिंग करना है, कि वो 1 साल से कम कितना है, 1 साल से 2 साल के बीच का कितना अमाउंट है, 2 से 3 साल का कितना है, मोर देन 3 ईयर्स का कितना अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट क्या है। और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है उसका क्या है, प्रोजेक्ट टेम्परेली सस्पेंडेड यदि है कोई प्रोजेक्ट किसी कारण से, तो उसका भी एक तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर देने का। तो इसमें क्या है, टोटल सेल टैली विद द CWIP अमाउंट इन द बैलेंस शीट में जो हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट दिखाते हैं उससे यहाँ टैली होना चाहिए फिगर। डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट वाइज करना है, 3 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग डिस्क्लोजर जाएगा यहाँ पे। वेरियस आइटम्स इन ए सिंगल प्रोजेक्ट विद डिफरेंट डेट्स, टेम्परेरी सस्पेंशन है तो वो भी देना है, एंड चेंज इन स्टेटस, यदि पहले सस्पेंडेड था फिर प्रोग्रेस में आ गया तो उसका स्टेटस के बारे में भी यहाँ पे बताना है। जैसे एक केस स्टडी हम लोग इसमें लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि RST प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कैपेक्स ऑफ प्लांट एंड प्लांट कमीशनिंग। जैसे 31 मार्च 2019 को 100 हुआ, खर्च हुआ, और CWIP में 100 हो गया 31/3/2022 का। 31/3/2020 तक में 150 और हुआ, तो क्यूमुलेटिव 250 हो गया। 31 मार्च 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में 250 हुआ, क्यूमुलेटिव 500 हो गया।
एंड 21-22 फाइनेंशियल में 50 और एक्सपेंस हुआ, तो टोटल 550 का क्यूमुलेटिव कैपिटल WIP हो गया यहाँ पे। इसको अब इस एजिंग शेड्यूल में किस तरह से हम लोग को दिखाना चाहिए, ये हम लोगों को देखना है कि कौन से बकेट में कौन सा अमाउंट आएगा। तो ये इस तरह से इसको हम लोग को शो करना होगा कि प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, जो कि प्लांट कमीशनिंग से रिलेटेड यहाँ लिखा हुआ कैपेक्स फॉर प्लांट कमीशनिंग, तो प्लांट कमीशनिंग में लेस देन 1 ईयर में 50 आ जाएगा। ये 50 जो है लेस देन 1 ईयर का है, जो कि 31 मार्च 2022 यानी 21-22 को जो एक्सपेंस हुआ 50, वो लेस देन 1 ईयर हो गया। 1 to 2 ईयर्स में 250 हो गया, फिर 2 to 3 ईयर्स में 150 हो गया, मोर देन 3 ईयर्स में 100 हो गया, टोटल 550 आ गया। इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का करना है। ये एक सैंपल यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों को ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग अभी? जी सर, जी सर, सारा। आ रहा है Yes, ना? sir. ठीक है, हाँ आ रहा है सर। ठीक है। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है, ये आप लोगों के सामने है कि किस तरह से कंपनी में प्रेजेंट करने, कंपनी के में जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ उसका सैंपल है ये, कि किस तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को बकेट वाइज डाला गया है और बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया गया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है जो पैरा 6Y का जो 6 नंबर पॉइंट है, जो 14 डिस्क्लोजर है, उसमें 6 डिस्क्लोजर है बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made thereunder, the company shall disclose the following. The बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई भी पेंडिंग है, यदि कोई केस या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया गया और पेंडिंग है, तो उसके तहत ये सब इंफॉर्मेशन देना है। डिटेल ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडेड ईयर ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट देयर ऑफ, detail of beneficiaries. If the property is in the books, then reference to the item in the balance sheet. If property is not in the books, then the facts shall be stated with reason. Where there are proceedings against the company under this law as an abater of the transaction or as and the transfer, then the details shall be provided. And nature of proceedings, status of same and company's view on same. तो यदि कोई कंपनी के ऊपर में कोई प्रोसीडिंग्स आ गया है, इनिशिएट कर दिया गया अंडर द बेनामी लॉ, जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत है, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के बैलेंस शीट में इतने तरह के डिस्क्लोजर्स उससे रिलेटेड देने पड़ेंगे, और यदि ऐसा कुछ है नहीं तो उसको नॉट एप्लीकेबल करके लिखना होगा। जैसे मान लीजिए एक केस हम लोग लेते हैं कि द AO इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट RST प्राइवेट लिमिटेड फॉर द प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड बाय इट इन द फरीदाबाद हरियाणा। Such inquiry was initiated under the Income Tax Act 1961 to unearth the source of such investment. How should the above be reflected in the financial statement of RST Private Limited for financial year 21-22 under additional regulatory information? इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, कोई बताइए। अभी हम लोगों ने देखा कि कब किस तरह से इसका डिस्क्लोजर करना है, तो अब बताइए क्या इसका डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इस तरह का सिचुएशन है तो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसमें इसको हम लोगों को रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं डिस्क्लोजर। Not required. It is only in the stage of inquiry. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड तो आंसर ठीक है आपका, परंतु रीजन क्या है नॉट रिक्वायर्ड का? It is only in the stage of inquiry. नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन। करेक्ट रीजन ये कि देखिए पहले यहाँ पढ़िए क्या है, वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन सर इनिशिएटेड और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट। Okay. बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यदि कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है तभी डिस्क्लोजर देना है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है इनकम टैक्स के द्वारा किया जा रहा है, दैट इज नॉट अंडर द बेनामी एक्ट के तहत, इसीलिए इसका डिस्क्लोजर का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। Okay, sir. अब मान लीजिए एक केस और लेते हैं हम लोग। RST Private Limited invested in the share of LMN Limited by paying a consideration of rupees 10 lakhs, but such shares have been held in the name of Mr. R, the director of the RST Private Limited. The legal consultant of RST Private Limited is of the opinion that such investment is Benami property under the Benami law.
How should the above be reflected in the financial statement of RST Private Limited for financial year 21-22 under additional regulatory information? Any answer from anyone? कभी तूने सर ये अभी आएगा डिस्क्लोजर में, बेनामी प्रॉपर्टी में आएगा ये। नहीं आया था, क्योंकि कोई इनिशिएशन नहीं है प्रोसीडिंग का, कोई नहीं, any क्योंकि kind of मिस्टर proceedings आर have not been मिस्टर started. कुछ लोगों का कहना है कि आएगा, कुछ का कहना है कि नहीं आएगा। मेरा नहीं कहना आएगा इसलिए जैसे। मेरा कहना इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के नाम से होना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्टर के नाम से कर रहे हैं तो डायरेक्टर जस्ट लाइक एम्प्लॉय होता है कंपनी में, तो कंसल्टेंट उस तो हिसाब से बेनामी प्रॉपर्टी में आना आपका चाहिए। कहना है कि बिना इसमें इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए इस हाँ एडिशनल आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन में, हाँ आना और चाहिए। इनका कहना है कि नहीं आना चाहिए। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा ये, हाँ एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा, बाकी जो इसका शेड्यूल है वहाँ पर शो कर सकते हैं इसको। हाँ, तो इसमें ये जो देखिए, फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। बेनामी एक्ट के तहत यदि कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ या पेंडिंग है तभी अभी देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे नहीं, तो कंसल्टेंट है, वो केवल अपना ओपिनियन दे उसका रहा है, ओपिनियन है खाली। उसका ओपिनियन है केवल हम्म, यहाँ पे। तो इसीलिए इसका कोई बिल्कुल डिस्क्लोजर उस एडिशनल नहीं रेगुलेशन आएगा नहीं आएगा। जी। इसको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। एल्सवेयर इसको हाँ, एल्सवेयर रिपोर्ट कर सकते हैं कि शेड्यूल में। इसका शेड्यूल 3 में कहीं कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। इट इज ओनली इन ओपिनियन ऑफ द लीगल कंसल्टेंट। नहीं, इन केस अगर एक्चुअल में वो किसी डायरेक्टर के नाम में है तो उसकी हाँ, रिपोर्टिंग कहीं ऑडिटर को रिक्वायरमेंट है करने की, अपनी ऑडिट का तो रिपोर्ट में भी। वो तो इन्वेस्टमेंट, आपका कंपनी का इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी हो गया, तो हम्म। वहां पे चला जाएगा ये राइट। इन्वेस्टमेंट। जो आप जो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बनाइएगा ना, हम्म। जो नोट नंबर बनाइएगा, इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में चूंकि ये कंपनी के नाम से ही है, तो वहां पे आपका नीचे में नोट में चला जाएगा, यस, वो इट इज स्पेसिफिक टेकन इन पॉइंट्स द नेम को ऑफ द है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। परंतु ये बेनामी एक्ट वाला जो डिस्क्लोजर वहां पे नहीं जाएगा। ठीक। बोरोइंग पर्पस एंड सिक्योरिटी। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है कि वेदर द कंपनी हैज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, इट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। यदि कोई कंपनी अपना करंट एसेट्स के अगेंस्ट में लोन लेके रखी है, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट होता है जो बुक डेट्स एंड स्टॉक के अगेंस्ट में होता है, या इस टाइप का जो करंट एसेट्स जो होता है उसके अगेंस्ट उसको मॉर्गेज करते हुए कोई किसी तरह का लोन कंपनी ने लिया है, तब वहां पर ये सब डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कि वेदर द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक में फाइल करना पड़ता है, स्टॉक का, बुक डेट्स का, ये सब का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करता है कि नहीं करता है, वो रिक्वायरमेंट है वहां पे बताना पड़ेगा। वहां पे ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि वेदर इट इज एग्रीड और नॉट एग्रीड। यदि एग्री है तो देन ओके, यदि एग्री नहीं है तो क्या रीजन है एग्री नहीं होने का, वो भी देना है वहां पे। If not, the summary of the reconciliation and reason of material discrepancies, if any, to be adequately disclosed. And borrowing at the end of or the during of the period, borrowing not based on current assets, if submitted monthly return, and if difference in aging analysis of data। से कुछ सवाल इसमें सामने आते हैं कि बोरिंग एट द एंड और ड्यूरिंग द पीरियड को देखना है, कि बोरिंग नॉट बेस्ड ऑन करंट एसेट्स उसको भी लेना है, इफ सबमिटेड मंथली रिटर्न है तब क्या करना है, या एजिंग ऑफ डेटर्स के हिसाब से उसका कैसे हम लोग कर पाएंगे उसको कि करंट एसेट्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग केस स्टडी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। पीएनबी सैंक्शन ₹1 crore ऑफ द टर्म लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, बट द कंपनी यूटिलाइज्ड ओनली ₹15 lakhs। अब बताइए क्या इसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा और किस तरह से आएगा। इस पॉइंट में ये डिस्क्लोजर, ये नंबर पॉइंट है, इसका आएगा क्या। नहीं, ये नहीं आया बिकॉज इट इज नॉट अगेंस्ट द करंट एसेट। हाँ, क्योंकि ये लोन जो है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, करंट एसेट्स के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा। बस उसका डिस्क्लोजर के लिए दूसरा जगह दिया गया है कि दी लोन टेकन नॉट यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है यदि उस पर्पस में उसको यूज नहीं किया जाता है तो उसका डिस्क्लोजर का अलग कॉलम दिया हुआ है, वहां पे यदि ऐसा कुछ है तब जा सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा। यूको बैंक सैंक्शन ₹1 crore of term loan on the basis of personal guarantee of the promoters
बट द कंपनी डिड नॉट यूटिलाइज एनी अमाउंट। इसका क्या कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा? नहीं, इसका भी डिस्क्लोजर नहीं आना चाहिए। हाँ, इसका भी डिस्क्लोजर नहीं आएगा क्योंकि ये करंट एसेट्स के अगेंस्ट में नहीं है लोन। यस बैंक renewed the sum of rupees 50 lakhs as temporary loan on the basis of stock, but the company invested the same in short-term gilt fund। इसके बारे में बताइए। इसका यस बैंक renewed the sum of rupees 50 lakhs as temporary loans on the basis of the stock। तो यहाँ पे स्टॉक के अगेंस्ट में टेम्परेरी लोन दिया गया है, तो इसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा। इसमें स्टॉक स्टेटमेंट से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बुक्स के, कंपनी बैंक को जो सबमिट किया गया वो देखना पड़ेगा और उसके बारे में कमेंट करना पड़ेगा। साथ में एक चीज और लिखा हुआ है कि इट इज इन्वेस्टेड इन द गिल्ट फंड, मतलब इसका जो है यूटिलाइजेशन जो है वो करंट एसेट्स में नहीं हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन जो है गिल्ट फंड लेने में इन्वेस्टमेंट में कर दिया गया है। तो इसका कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा? इसका कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए अलग जगह दिया हुआ है डिस्क्लोजर का कि यदि बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया जाता है और दैट इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज टेकन, तो ऐसी स्थिति में वहां पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वहां चला जाएगा ये डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है क्वार्टरली इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद द बैंक डेमोन्स्ट्रेटेड द स्टॉक वैल्यूएशन ऑन मार्केट प्राइस एट ऑफ रुपीज 160 basis, but the financial statement stated lower of cost or NRV of रुपीज 150। इसका डिस्क्लोजर किस तरह से जाएगा? एनीवन? यहाँ पे दे रहा है कि क्वार्टरली इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल किया गया है और स्टॉक वैल्यूएशन लेकिन वहाँ पे मार्केट प्राइस से कर दिया गया बैंक को जो सबमिट किया गया, परंतु जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें तो AS2 के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लिया गया 150 रुपीज। तो इसका डिस्क्लोजर जाएगा इसमें, साथ में रीजन देते हुए कि क्यों इसमें डिफरेंस है। और इसका एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है, इस तरह से देना है। जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर, कौन कौन क्वार्टर का पूरा डिटेल रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, फिनिश गुड्स है, बुक डेट्स है, स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, क्या है वो देना है। अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है उस क्वार्टर का, अमाउंट एज रिपोर्टेड इन द क्वार्टरली रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट कितना है, डिफरेंस क्या है और रीजन उस डिफरेंस का क्या है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल डिस्क्लोजर के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा यदि कंपनी ने करंट एसेट्स के अगेंस्ट में बैंक से लोन लिया हुआ है तो। इसका एक कंपनी का जो एक सैंपल फॉर्मेट भी मैंने यहाँ लिया है जो कि आप लोगों के सामने है कि एग्रीगेट वर्किंग कैपिटल लिमिट कितना सैंक्शन है, अमाउंट यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने दिया है, कौन क्वार्टर एंडेड दिया है, अमाउंट डिस्क्लोज एज पर क्वार्टरली रिटर्न, अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, करंट एसेट्स का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है और इसका रीजन दिया है फैमिली इंक्लूजन ऑफ सर्टेन लायबिलिटी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द गुड्स। उन्होंने अपना रीजन बना के दिया क्यों बैंक को जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया गया है उसमें और बुक्स में डिफरेंस का रीजन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है विलफुल डिफॉल्टर्स। तो विलफुल डिफॉल्टर्स में भी है कुछ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, वो क्या है कि वेयर अ कंपनी इज अ डिफॉल्टेड इज डिक्लेयर्ड एज ए विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, फॉलोइंग डिटेल्स shall be given: डेट ऑफ द डिक्लेरेशन एज विलफुल डिफॉल्टर्स, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। एंड विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है, तो हियर मीन्स अ पर्सन or an issuer who or which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution as defined under the act or consortium thereof in accordance with the guideline on the willful defaulters issued by the Reserve Bank of India। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया गया उसके तहत कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा यदि किसी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तभी वो विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखें क्या केस स्टडी लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि विलफुल डिफॉल्टर का किस तरह से डिस्क्लोजर करना है कि नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए RST प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर is declared as willful defaulter by Mallapuram Finance Limited on 28 फरवरी 2022। अब इसका कोई डिस्क्लोजर जाएगा कि नहीं इस पॉइंट पे बताइए। एनीवन? जाना चाहिए सर, जाना और चाहिए। और कोई जवाब? अजीत जी का कहना है कि जाना चाहिए। अरविंद जी आपका क्या कहना है?
Sir, it should be shown. हाँ, It should be shown. शुड बी सोन। और एनीवन? क्या कंपनी के डिफॉल्ट की बात हो रही है या डायरेक्टर के डिफॉल्ट की बात हो रही है? यही बात है, यही यही तो यहाँ पे देखना है। ये देखिए तो यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या है, डिफॉल्ट किया। यहाँ पे क्या है पहले ये देखिए। विलफुल डिफॉल्टर, वेर अ कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, या कंपनी यदि विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होता है तब डिस्क्लोजर देना है। यहाँ पर तो डायरेक्टर क्वेश्चन यहाँ पे डिफॉल्ट। डायरेक्टर के विलफुल डिफॉल्टर की बात करें, इसलिए इसका कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं जाएगा। नंबर 2 है, ऑन 14 मार्च 2022 द कंपनी रिसीव्ड सोकोज नोटिस फ्रॉम सीओई फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय यूको बैंक। अब इसका डिस्क्लोजर जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए आप लोग। नहीं जाएगा, कारण? सो कॉज नोटिस इशू हुआ है। इट्स हाँ, ओनली because it एससी। is at the Socos notice stage, अभी वो बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया, इसीलिए इसका भी कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं जाएगा। नंबर सी है, द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय यूको बैंक ऑन 28 मई 2022 while its financial statement were approved on 30th अप्रैल 2022। अब इसमें बताइए इसका डिस्क्लोजर जाएगा कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ध्यान से पढ़िए सी नंबर को, फिर बताइए इसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर अप्रूव हो गया 30 अप्रैल को, हाँ हाँ और 28 मई को जाकर के विलफुल डिफॉल्टर हो रहा है। हाँ। हम्म, देखिए, द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड willful defaulter by यूको बैंक on 28 मई 2022 while its financial statements were approved on 30th अप्रैल 2022। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हो चुका है तो ऐसी स्थिति में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। इसका डिस्क्लोजर आगे साल में जाएगा, नेक्स्ट ईयर में। इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चूंकि अप्रूव्ड हो चुका है, उसके बाद वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो रहा है, इसीलिए इसका कोई डिस्क्लोजर इसमें नहीं जा सकता है। ये डिस्क्लोजर नेक्स्ट ईयर के में आ जाएगा। नेक्स्ट है एलएमएन लिमिटेड, wholly owned subsidiary, was declared willful defaulter by GE Capital on 28 मार्च 2022। इसका जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। नहीं जाएगा सर, इसका भी नहीं जाएगा क्योंकि ये एलएमएन होलियन लिमिटेड के बारे में है, ये कंपनी के बारे में नहीं है जिसका ऑडिट हो रहा है, इसलिए इसका भी कोई डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर एक स्टॉक ऑफ कंपनीज, इसके बारे में भी डिटेल देना पड़ता है कि रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनीज, where the company has any transactions with the company's struck off under Section 248 of the Companies Act 2013 or Section 560 of the Companies Act 1956, the company shall disclose the following details: name of the stock of companies, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विद द स्टॉक ऑफ कंपनीज, क्या क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हो सकता है उसके साथ में, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, शेयर हेल्ड बाय द स्टॉक ऑफ कंपनीज, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी स्पेसिफाइड। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द करेंट पीरियड, रिलेशनशिप विद द stock of companies if any to be disclosed, and balance outstanding as at the previous period। तो इस तरह से इतने सारे के डिस्क्लोजर, यदि आपका स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है इस इन विषयों पर, इस इस पॉइंट्स पर, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे देना है। सर रिलेशनशिप किस फॉर्म में हो सकता स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ रिलेशनशिप मतलब कि क्या क्या रिलेशनशिप है वो उसके साथ में, है? वो ग्रुप कंपनी में आ रहा है, वो क्या से उसके सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हैं, वो उसको सेल परचेज करते हैं, वो आपका ये डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वेंडर है, कस्टमर कस्टमर सप्लायर कस्टमर या है। फिर डायरेक्टर्स अगर कॉमन होते हैं तो। हाँ, इस तरह से क्या रिलेशनशिप है विद स्टॉक ऑफ कंपनीज, वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है कि आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन किया है, तो हम्म। उसके साथ रिलेशनशिप बताना है आपका कि आपका आपका कस्टमर है वो, आपका क्रेडिटर्स है वो, आपका ग्रुप कंपनी है, क्या है वो। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ओनली देन इट इज टू बी डिस्क्लोज। नहीं, ओनली ट्रांजेक्शन होगा तभी डिस्क्लोज करना है स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ। अगर जो कोई कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर कोई यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं आएगा। इन केस एनी डायरेक्टर इज कॉमन, हाँ, उस केस में कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है? यदि नहीं। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है दोनों के बीच में, कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में, तो हम्म। उसका कोई यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं आएगा। ओके। यदि उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट होगा,
या उसमें कंपनी के साथ कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, कोई सेल परचेस का बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, कोई लोन्स एडवांसेस का बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, तब आएगा यहाँ पे। यहाँ पे दिए हुए कैटेगरी दिए हुए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, रिसीवेबल, पेएबल, शेयर्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग। सर ड्यूरिंग द ईयर अगर ट्रांजेक्शन हुआ है और हाँ, बैलेंसेस नहीं, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं रह गए, खत्म हो गए, तो उस कंडीशन में, तो क्योंकि उसमें आ जाए। ट्रांजेक्शन तो आएगा ही ना। हाँ, तब आ जाएगा। जैसे मान लीजिए केस स्टडी है। सर ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन ऑफर्स क्लियर ऑफ हो गई है, तो उस केस में हाँ, फिगर्स तो आएंगे नहीं यहाँ पर, कुछ फिगर्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोजर आएगा। रिलेशनशिप आ जाएगा ओनली। हाँ, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मान लीजिए केस स्टडी, आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड हैज sold the goods to the Element Limited during the year financial year 21-22. Element Private Limited has filed an application with ROC for stacking of its name, and such application is under process as on 31st March 2022. इसका डिस्क्लोजर आएगा क्या यहाँ पे, बताइए। नहीं सर, कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा, कारण? बिकॉज इट हैज नॉट बीन अंडर स्ट्रक ऑफ, अंडर प्रोसेस है, स्ट्रक ऑफ नहीं है। प्रोसेस अभी स्टॉक ऑफ नहीं हुआ है, इसलिए इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा। दूसरा है, अंडरटेकन टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एज सब्सक्राइबर टू इट्स मेमोरेंडम। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 28 अगस्त 2021, बट द आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट पेड सच मनी टू द कंपनी टिल डेट। इसका भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। एक बार फिर से पढ़िए इसको। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है। अंडरटेकन टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एज सब्सक्राइबर टू इट्स मेमोरेंडम, and the company was incorporated on 28 August 2021, but the RST Private Limited has not paid such money to the company till date। मतलब 31 मार्च 2022 तक में कोई पैसा आया आया नहीं है। तो यदि सब्सक्राइबर मनी किसी कंपनी का 6 महीने 180 दिन के अंदर नहीं आता है, तो ऐसी कंपनी में को आरओसी जो स्टैकिंग ऑफ में ले जा सकती है। वो कंपनी को अंडर सेक्शन 248 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पावर रहता है कि उसको स्टैक ऑफ कर सकती है। बट सर लेकिन जब तक स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा तब तक हाँ, तो। तब तक नहीं आएगा, लेकिन हम्म, स्टैक ऑफ होने के बाद ही डिस्क्लोजर आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। ठीक। जैसे एक बार सेक्शन 248 हम लोग देख लेते हैं। If the company has failed to commence its business within 1 year of its incorporation, तो कंपनी स्टैक ऑफ हो जाती है। Company is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial year and has not made any application with such period for obtaining the status of dormant company, तब वो कंपनी स्टैक ऑफ हो जाएगी। The subscriber to the memorandum has not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of the company, and the company is not carrying on any business or operation as revealed after the physical verification। ये चार कंडीशन दिए हुए हैं। इस इन चार कंडीशन में कोई भी एक होने से कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्टैक ऑफ कर देता है। ये सेक्शन 248 है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि पैरा 6 का 10 नंबर पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बियॉन्ड द स्टेट्यूटरी पीरियड, द डिटेल्स एंड रीजन देयर ऑफ शैल बी डिस्क्लोज्ड। तो जो भी लोन्स वगैरह जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, कंपनीज के एसेट्स या सिक्योरिटी के अगेंस्ट में होता है, तो उसका चार्जेस जो है आरओसी में रजिस्टर कराना पड़ता है। और जब लोन क्लोज हो जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन फाइल करना होता है। तो ऐसा कोई भी चार्जेस जो कि पेंडिंग है, रजिस्टर्ड होना या फिर सेटिस्फेक्शन होना ड्यूरिंग द ईयर में, उसका एक डिटेल यहाँ डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट इस पैराग्राफ में है। उसका फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लें कि चार्जेस के बारे में नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज है, तो विदिन 30 डेज में उसका चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए क्रिएशन का, प्लस नॉर्मल फीस के साथ। 30 + 30 नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। और यदि 30 + 30 एडिशनल के साथ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद और प्लस 60 डेज का और टाइम मिलता है विथ एड वैल्यूरम फीस के साथ। जो लोन अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, उतना अमाउंट और फीस के रूप में पेमेंट करना पड़ता है, एड वैल्यूरम फीस, तब जाके वो 120 डेज के अंदर में रजिस्टर्ड हो जाता है। उसी तरह से जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, जो भी 30 डेज का टाइम होता है नॉर्मल फीस के साथ में, एंड 30 डेज प्लस 270 डेज का टाइम होता है एडिशनल फीस के साथ में। और यदि उस समय तक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसमें फिर कंडोनेशन फीस लग जाता है, उसको आरडी के यहाँ पे
फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस विद कंडोनेशन फीस। तो ये हुआ, और उस यदि कोई चार्जेस रजिस्टर्ड है, नहीं हुआ, पेंडिंग है या सेटिस्फेक्शन पेंडिंग है, तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर यहाँ पर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नाउ नंबर ऑफ लेयर्स, कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनी। तो पहले ये समझ लेते हैं यहाँ लेयर्स का मतलब क्या है। Where the company has not complied with the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the act, read with company's restriction on number of layers till 2017, the name and scene of the company beyond the specified layer, and the relationship extent of holding of the company in such downstream company shall be disclosed। कंपनी में दो से ज्यादा लेयर अलाउ नहीं होता है। इफ इट हैज मोर देन टू लेयर्स तो उसको डिस्क्लोज करना है यहाँ पे, कि वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नंबर ऑफ लेयर्स और नॉट। जैसे मान लीजिए, as per section 186(1), without prejudice to the provision contained in the act, a company shall, unless otherwise prescribed, make investment through not more than two layers of investment company। सेक्शन 186(1) में दिया हुआ है ये, कि विदाउट prejudice to the provision contained in the act, a company shall, unless otherwise prescribed, make investment through not more than two layers of investment companies। दो लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं होता है इन केस अंडर सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और इसमें भी दो लेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए है। यदि अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो लेयर में काउंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एच लिमिटेड है, उसने इन्वेस्ट, S1 लिमिटेड है, उसके नीचे फर्स्ट लेयर जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और सेकंड लेयर जो है वो S2 है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, उसके बाद फर्दर उसका लेयर नहीं बन सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। ये इसमें नियम है। तो ये क्लियर हो गया सबको, तो लेयर्स में कितने लेयर्स अलाउ है और इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो नियम है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रेशियो। तो अब इसमें फाइनेंशियल रेशियो को भी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। फाइनेंशियल रेशियो भी कितने तरह Sir, की। what is the meaning of investment company? हाँ, Investment company meaning definition. इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब हुआ कि कंपनी जिसका 50% से ज्यादा इनकम जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है। द इनकम, मोर देन 50% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाएगी। और यदि कोई कंपनी But whether its objects will say like that? यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है तो उसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन भी, परमिशन भी लेना पड़ता है उसके लिए। वो वैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में नहीं रह सकती है। Okay. और कंपनी का यदि अपना टोटल इनकम जो है मोर देन 50% इनकम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है वो। Okay, sir. अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रेशियो। 11 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। और ये सर फाइनेंशियल, एक जगह रुकना चाह रहा हाँ हाँ था, एक जगह रुकना चाह रहा बोल रहा था, जैसे एनबीएफसी है। हाँ एनबीएफसी लास्ट ईयर अपना सिक्योर्ड लोन वगैरह दी, अपने ट्रांजेक्शन की, अपना इनकम का हुआ उसको। पर इस हाँ। साल क्या हुआ कि उसने अनसिक्योर्ड लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, वो इन्वेस्टमेंट किया अपने फंड से। हम्म। तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट कंपनी मानी जाएगी? एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है, एक लोन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब आरबीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं तो वहां पे बताना पड़ता है कि दिस कंपनी इज ए लोन कंपनी और ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, और बोथ। आपको वहां रजिस्ट्रेशन में ही को ये लेना पड़ता है कि ओनली फॉर लोन देने के लिए है, मतलब वो, इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए है ये, अच्छा या ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए है ये आपका अच्छा, रजिस्ट्रेशन ठीक सर्टिफिकेट में रहेगा। ठीक। अब ना फाइनेंशियल रेशियो भी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट अब शेड्यूल 3 में आ गया है। और ये फाइनेंशियल रेशियो 11 तरह के फाइनेंशियल रेशियो जिनको कि डिस्क्लोज करना है। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतने तरह के रेशियो है
जिसको कि अब शेड्यूल 3 में अंडर दिस एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के तहत डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो है कोई भी अलग से, अब इसमें एक चीज और है इस रेशियो में, कि इस रेशियो को जो डिस्क्लोज करना है, इसके अलावा इसमें 25% ज्यादा का वेरिएशन यदि प्रीवियस ईयर की तुलना में है तो उसको भी बताना है, उसका रीजन भी बताना है कि क्यों इतना डेविएशन आया, वाई देयर इज अ डेविएशन ऑफ मोर देन 25%, वो डिस्क्लोज करना है। और इस रेशियो को के लिए कोई फार्मूला नहीं बताया गया है। आपको डिसाइड करना है, ऐसे गाइडेंस नोट ने दिया है फार्मूला, आईसीआई का गाइडेंस नोट जो है शेड्यूल 3 पर, लेकिन वो भी रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है अभी। आप अपने हिसाब से फार्मूला बना सकते हैं इसका, लेकिन आप फार्मूला का जो डिटेल है वो आपको वहाँ पे डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा, कि न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, कैसे आप इस रेशियो को निकाल रहे हैं, वो वहाँ पे डिस्क्लोजर में देना पड़ता है। जैसे एक ये डिस्क्लोजर का एक फॉर्मेट है ये, जिसमें कि रेशियोज को किस तरह से डिस्क्लोज किया गया है, कि करंट रेशियो है तो उसमें न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है बताना है, और उसके हिसाब से 2022 में क्या रेशियो था, 21 में क्या रेशियो, और डेविएशन कितना का है। 25% से ज्यादा का डेविएशन यहाँ केवल एक रेशियो में आ रहा है, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो में। तो इसी का केवल यहाँ पे रीजन देना है, तो चाहे रीजन देने के लिए बगल में भी एक कॉलम बना सकते हैं या नीचे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही है तो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि रीजन क्या है। रीजन में जैसे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ग्रोथ along with higher efficiency on working capital improvement has resulted in an improvement in the ratio। तो इस तरह से रेशियो में 25% का वेरिएशन है, तो उसका क्या एग्जैक्ट रीजन है वो आपको यहाँ बताना है एक कॉलम और बना करके, और इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन देना है रेशियोज का। ना अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर का वो अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से रिलेटेड है। Compliance with approved scheme of arrangement. Where any scheme of arrangement has been approved by the competent authority in terms of Section 230 to Section 237 of Companies Act 2013, the company shall disclose that the effect of such scheme of arrangement have been accounted for in the books of accounts of the company in accordance with the scheme and in accordance with the accounting standard, and deviation in this regard shall be explained। यदि मान लीजिए कोई स्कीम अप्रूव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में फॉर द रिलेटेड टू अरेंजमेंट और अमेलगमेशन, और इसी तरह का कोई भी स्कीम जो होता है कंपनीज में, यदि उसका अप्रूवल हो गया है तो उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं, और उसमें कोई डेविएशन यदि है तो उसको वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट नंबर 13 ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम, पैरा 6/14। लास्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड किस तरह से हुआ है, वेयर द कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन और इन्वेस्टेड funds, either borrowed funds or share premium or any other source or kind of the funds, to any other person or entity, including foreign entities, intermediaries, with the understanding that the intermediaries shall directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company, that is ultimate beneficiary, and provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the ultimate beneficiary, the company shall disclose the following। यदि कंपनी लोन्स एडवांसेस किसी को देती है फॉर द पर्पस आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम एंड बोरोड फंड, किसी को दूसरी कंपनी को इंटरमीडियरीज के थ्रू यदि किसी को देती है फंड जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरीज होगा, तो उसमें ये सब डिस्क्लोजर देना है उसमें, कि कंपनी एक इंटरमीडियरीज के द्वारा जो है फंड किसी और को दे रही है, तो उसमें जो है डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस और लोन्स और इन्वेस्टेड इन इंटरमीडियरीज विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरीज, date and amount of fund, further advance or loan or investment by such intermediaries to other intermediaries or ultimate beneficiaries along with complete detail of the ultimate beneficiaries, and date and amount of the guarantee, security or the like provided to or on behalf of the ultimate beneficiaries, and the declaration the relevant provision of the FEMA 1999 and the Companies Act has been complied with or such transaction and the transaction are not violated of the PMLA 2002। मतलब ये 4 तरह के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे यदि कोई कंपनी किसी इंटरमीडियरीज के थ्रू किसी दूसरी कंपनी को जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहलाएगी उसको अपना बोरोड फंड या शेयर प्रीमियम से कोई फंड देता है, मतलब वो फंड किसी से बोरो किया, उसके बाद बोरो कर करके इंटरमीडियरीज के थ्रू वो बेनिफिशियरीज को दे दिया। यदि इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह से फंड मूव कर रहा है,
तो मूवमेंट ऑफ फंड के बारे में ये सब डिस्क्लोजर देना है। उस- ये 14 रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चेंजेस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो रिक्वायरमेंट था अदर रेगुलेटरी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से रिक्वायरमेंट जिस थे 14 पॉइंट पे, उस पर हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। किसी का कोई भी इससे रिलेटेड, ये 14 पॉइंट है जिस पे हम लोगों ने बात किया आज। टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, डिस्क्लोजर वेदर द वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, disclosure of loans and granted to the promoters, directors, KMPs, RPs, capital work in progress, intangible assets under development, details of Benami property held, quarterly return of statement of current assets reconciliation, willful defaulter, relationship with stock of companies, registration of charges or satisfaction of charges with ROC, compliance with number of layers of companies, various ratios, compliance with approved scheme of arrangement, and utilization of borrowed fund and share premium। ये 14 डिस्क्लोजर है जिसके बारे में हम लोग ने बात किया है आज। अब इस पे किसी का कोई भी डाउट से क्वेरी हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज भी हम लोग आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसमें सर कुछ और भी डिस्क्लोजर है क्या? ये ये एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जो पैरा 6 में ये 14, इसमें जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वो अलग है, वो अलग है, इस पैराग्राफ में नहीं है। वो भी है सीएसआर का, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमेंडमेंट आया है शेड्यूल 3 में, वहां पर है वो। जैसे वर्चुअल करेंसी के बारे में भी है, क्रिप्टो सीएसआर करेंसी, राइट। एक्सपेंडिचर के बारे में है। वो सब कुछ पार्टनरशिप में। आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के चेंजेस में आएगा, वो ओके। अमेंडमेंट में आएगा। यहाँ जो एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन है पैरा 6 में, वो उसमें यही है 14 पॉइंट है। ओके। इस 14 पॉइंट पे ही डिस्क्लोजर है उसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लर्निंग दिस शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। अब हम लोग थैंक नेक्स्ट यू। क्लास जो है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को फिर हम लोग इसके फर्दर आगे शेड्यूल 3 को कंप्लीट ही कर लेंगे। फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं शेड्यूल 3 में, और उसमें और उसी में और जो भी चर्चा होगा उसी शेड्यूल 3 पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट करने के बाद। थैंक यू संजय सर। ओके ओके। थैंक यू सर।